उद्धव जी, आवाज आ रही है कि नहीं? रोक सको तो रोक लो। उद्धव जी, मैं आपको आज चुनौती देने आया हूं टीवी पर, चुनौती। और परमवीर सिंह जी, जिस चैनल को तुम बंद करने की धमकी दे रहे हो ना, बंद कर दो ना। रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी बंद करोगे ना? बोला ना? क्यों बोला कि नहीं? हाँ? उद्धव जी, हिम्मत है मिलने की आंख में आंख मिलाकर? परमवीर जी। Many months later. भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भाई, मेरे धोखे से निकल गई आज। मैं मरी जाऊंगा। भगवान बचाओ मेरी मम्मी, मेरी बाजा। भगवान आती तेरी ले, भगवान आती। चल। आज मम्मी मार डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं, मैं तो चल। मेरे घर पे चलो। चलो। सीधे चलो उधर। उधर किधर? मत करना कोई को। चल। साले भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। पुलिस जब उनके दरवाजे पर पहुंची, अर्नब गोस्वामी दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को अपने घर में आने नहीं दे रहे। पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो 10 मिनट तक पुलिस से जिरा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात कर रहे हैं, दूर रहने की बात कर रहे हैं, मुझे असॉल्ट मत करो, दूर रहो। और पुलिस वाले उन्हें समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास लीगल ऑप्शन है, आप अपने लीगल कानूनी अधिकारों का प्रयोग करें, अपने वकील को बुला लें, लेकिन अभी हमारे साथ चलें। और जब अर्नब गोस्वामी नहीं मानते, तमाशा उनकी फितरत। रिकॉर्डिंग अर्नब गोस्वामी की पत्नी भी शायद कर रही थी, पुलिस वाले भी कर रहे थे। अभी तक जो वीडियो आया था वो एक पक्ष था, लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तो लगेगा कि पुलिस ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की। जब कोई विकल्प नहीं था तो पुलिस ने उन्हें जबरन गिरफ्तार किया या उन्हें घर से। अब इसके कई पहलू हैं और कई सवाल हो सकते, कई राय हो सकती। बहुत सारे लोग, बीजेपी के तो दर्जनों नेता, कई मुख्यमंत्री, मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी, कितने नाम गिनाऊं, कैलाश विजयवर्गीय, असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री, सारे लोगों के, सारे नेताओं के बयान ट्विटर पर या अलग अलग शक्ल में सामने आते हैं। सबको लग रहा है कि अर्नब की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। अर्नब की गिरफ्तारी इमरजेंसी की याद दिलाता है। अर्नब की गिरफ्तारी दशकों बाद सत्ता के दुरुपयोग का एक नमूना पेश करता है। अर्नब की गिरफ्तारी प्रेस की आजादी पर हमला है और किसी भी सूरत में ऐसे हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बीजेपी के 50 सैकड़ों नेता और छोटे बड़े मिला दे तो 200-400 नेताओं के बयान ट्विटर पर आ चुके हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी हो रहा है। हो सकता है इनका बस चले तो कल भारत बंद भी कर दे। लेकिन सवाल उठता है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी या अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद ही भारत में प्रेस की आजादी पर खतरा पहुंचा है? क्या अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से ही भारत में सत्ता के दुरुपयोग का कोई सबूत मिला है? ये तमाम बीजेपी के नेता और उसके बाद सैकड़ों राष्ट्रवादी पत्रकार, सत्ता के समर्थक पत्रकार, जितने मुखर होकर बीते 8 घंटों से लगातार इसको प्रेस की आजादी पर हमला से लेकर इमरजेंसी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने कभी बीते 6 महीने, 8 महीने या साल में या 2 साल में दर्जनों पत्रकारों की गिरफ्तारियों पर, उन्हें जेल भेजे जाने पर, उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होने पर कभी 2 शब्द भी खर्च किए? कभी ट्विटर पर कुछ लिखा है? कभी एतराज जताया है कि ये गलत है? आपको पता है कि विनोद दुआ के साथ क्या हुआ? विनोद दुआ के एक वीडियो पर जो उन्होंने अपने वीडियो बुलेटिन में सरकार की आलोचना की, कोविड के दौरान प्रधानमंत्री की कार्यशैली की आलोचना की, उनके खिलाफ हिमाचल में राजद्रोह, सेडिशन का मामला दर्ज किया गया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 6 बार उनकी सुनवाई हो चुकी है। अभी ताजा स्थिति मुझे पता नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो राजद्रोह का मामला है कम से कम वो खत्म किया जाए। राजद्रोह का मामला बनता नहीं। कोई पत्रकार अगर सरकार की आलोचना करता है, इसमें राजद्रोह का है, वो भी विनोद दुआ जैसा पत्रकार जो 4 दशकों से पत्रकारिता में उन्होंने एक अपनी हैसियत बनाई है। और आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो उस तरह की पत्रकारिता नहीं कर रहे, उछल कूद एजेंडा वाली और मुहिम चलाकर विपक्ष को डेसिमेट करने वाली, बुलडोज करने वाली, किसी को जेल भिजवाने के लिए, किसी पर 302 का मामला दर्ज कराने के लिए, और जो कुछ भी अर्नब गोस्वामी ने बीते 3-4 सालों में किया। लेकिन विनोद दुआ के साथ कोई नहीं था। प्रशांत कनौजिया, एक स्वतंत्र पत्रकार, सरकार की आलोचना की, यूपी सरकार की, 2 बार गिरफ्तारी हुई। दूसरी बार तो शायद महीने या 2 महीने जेल में रहकर छूटे। धवल पटेल, एक गुजरात के डिजिटल मीडिया में काम करने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट है। कोविड काल में उनके खिलाफ भी राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया, गिरफ्तारी हुई उनकी। धवल पटेल पर आरोप यह था कि उन्होंने सरकार के बारे में कुछ सूचना, कोई खबर लिखी कि विजय रूपानी को हटाया जा सकता है क्योंकि उनके परफॉर्मेंस से केंद्र खुश नहीं है। अब बताइए, ये तो सामान्य खबर है, लेकिन इस मामले में भी उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। ऐसे दर्जन भर पत्रकारों के नाम हैं जिनके खिलाफ बीते 2 सालों में सत्ता का दुरुपयोग किया गया। यहाँ तक कि यूपी में मिड डे मील में नमक और रोटी खिलाने वाली योजना का खुलासा या तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ यूपी के एक जिले के संवाददाता ने किया। उस संवाददाता के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। कितनी मिसालें गिनाई जाए, लेकिन ये सारी मिसालें बीजेपी शासित सरकारों की है। और वहां बीजेपी की तरफ से कोई नेता मंत्री तो छोड़िए, सैकड़ों वो राष्ट्रवादी पत्रकार, सरकार समर्थक पत्रकार चुप्पी साधे रहे, कभी एक शब्द नहीं बोले। आज वो चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को मान लिया जाए कि इमरजेंसी के दौरान जो इंदिरा गांधी की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उस तरह की यह कार्रवाई है और पूरा देश और पूरा पत्रकार एकजुट हो जाए।
लगातार वो लिख रहे हैं कि पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए, इससे बड़ा हमला तो हुआ नहीं 40 साल में। सवाल ये उठता है कि क्या जो एक परिवार के वो सदस्य जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी कहा कि उनके परिवार के 2 सदस्यों ने खुदकुशी की, उस खुदकुशी के लिए अर्नब गोस्वामी जिम्मेदार है? क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? वो परिवार के सदस्य कौन है? आपने शायद वीडियो देखा होगा, क्योंकि उनकी खबरें सोशल मीडिया में वायरल हैं। जो महाराष्ट्र के एक डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां, मामला भले मई 2018 का है, लेकिन कहा गया कि उस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। उन्होंने सुसाइड नोट में बाकायदा अन्वय नाइक ने अर्नब गोस्वामी और 2 और लोगों का नाम लिखा कि रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो डिजाइनिंग में उन्होंने करोड़ों खर्च किए, 5 करोड़ से ज्यादा। उनकी कंपनी दिवालिया हो गई, जो भी उन्हें पैसा मिलना था नहीं मिला, उनके माथे पर कर्ज चढ़ा और वो परेशान होकर खुदकुशी कर रहे हैं, और उनकी जिम्मेदारी अर्नब गोस्वामी की एक सुसाइड नोट वायरल है। तो क्या उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और उस समय क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर आरोप है कि पूरे मामले को दबा दिया गया। पुलिस ने सबूत नहीं मिलने की बात कहकर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। अब 2.5 साल बाद उस मामले की फाइल तेजी से खुली है, और उसके बाद उस परिवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, अन्वय नाइक की पत्नी और बेटी ने, अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता नाइक, उनकी बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए और पूरे मामले को दबा दिया। मेरे सामने अर्नब ने ले जाते समय मारपीट होने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके परिवारजनों को भी ठीक से नहीं उनके साथ बर्ताव किया गया है, उनके साथ भी हाथापाई की गई है। तो ये हुआ पूरा प्रकरण सुबह का। अब क्या है पूरा मामला, आपको वो बता दें। मई 2018 में डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी मां ने खुदकुशी कर ली। मई 2018 में अन्वय ने रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो डिजाइन किया था, इस वजह से उनका नाता है रिपब्लिक टीवी से इस पूरी कहानी में। सुसाइड नोट में 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उसमें 3 में एक अर्नब थे, एक फिरोज शेख और एक नितेश थे। आरोप सुसाइड नोट में यह लगा कि अर्नब गोस्वामी ने कुछ पैसे बकाया हैं जो नहीं दिए हैं। रकम आपके स्क्रीन पर है अभी। फिरोज और नितेश पर भी आरोप लगाए गए कि उनको भी कुछ पैसे देने थे और वो उन्होंने नहीं दिए हैं। फिर अप्रैल 2019 में, और उस समय याद कीजिए अप्रैल 2019 किसकी सरकार? पिछली फडणवीस की सरकार। केस बंद कर दिया गया। अब मई 2020 में अन्वय की बेटी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बीच में एक मुलाकात हुई, और मई 2020 में ही गृह मंत्री ने सीआईडी को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी कि भाई आप इसकी जांच कीजिए और बताइए इसमें क्या है। अब नायक के परिवार ने क्या कहा है इस गिरफ्तारी पर, वो भी जान लें। अर्नब की गिरफ्तारी से उन्होंने कहा है वो खुश हैं, अब निष्पक्ष जांच की उम्मीद है उनको, ऐसा उन्होंने बोला है। अर्नब का पैसा न देना भी खुदकुशी की बड़ी वजह बताई है। हमें अर्नब के नाम पर धमकाया गया, ये उन्होंने ये बात बोली है। हमने लंबी लड़ाई लड़ी है और थानों के चक्कर लगाए हैं, पीएमओ को भी चिट्ठी लिखी है, ऐसा अन्वय नायक के परिवारजनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। अब रिपब्लिक टीवी की तरफ से क्या बयान आया है, जिसके संपादक हैं अर्नब गोस्वामी, आपको वो बता दें और मैं उनके बयान को पढ़ रहा हूं। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी एक स्वतंत्र पत्रकार और न्यूज नेटवर्क के खिलाफ बदले की बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। असली बात यह है कि बेबुनियाद आरोपों पर आधारित एक बंद हो चुके मामले के तहत अर्नब गोस्वामी के साथ मारपीट हुई और गिरफ्तारी की गई। तो यह है पूरा प्रकरण, जो कि आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में लोग स्पिन बहुत देते हैं, इधर उधर की बातें बहुत बताते हैं। शुरुआत हमेशा और हमेशा खबर और तथ्यों के साथ करनी चाहिए। तो सुनील, अभिषेक दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपसे शुरू करते हैं। अब इस मामले में आगे क्या? देखिए, ये बताना बहुत जरूरी है कि अभी भी अलीबाग के मुख्य न्याय दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिमांड पर सुनवाई चल रही है, हियरिंग चल रही है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि जिस तरह से पुलिस ने मांग की है 14 दिन की पुलिस कस्टडी की, तो क्या उन्हें दी जाए या न दी जाए, इस पर एक बहस चल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया था, दोपहर में पेश किया गया था, तब अर्नब ने वहाँ पर मारपीट की शिकायत की, फिर मेडिकल के लिए भेजा गया और शाम को फिर से 5 बजे करीब लाया गया और तब से अब तक हियरिंग वहाँ पर चल रही है। दरअसल 14 दिन की जो पुलिस रिमांड मांगी गई है पुलिस की तरफ से, उसमें जो लगभग 10 पन्नों का जो रिमांड कॉपी है उसके अगर हम देखें तो उससे ये पता चलता है कि जो आरोप है कि 3 जो है अर्नब गोस्वामी, नितेश सारडा और फिरोज शेख, जिन्होंने पैसे देने थे, जिन्होंने काम करवाए थे और अन्वय से,
लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए, ये कहते हुए कि काम या तो अधूरा था या फिर बिलिंग ज़्यादा लगाई गई है। तो इन्होंने कुछ डेबिट नोट जो है वो दे दिए थे और जिसकी वजह से इनका पूरा पेमेंट जो है रुक गया था। ये परेशान थे, बार बार मांग कर रहे थे, तगादा कर रहे थे, लेकिन पैसे मिल नहीं रहे थे। और जब खुदकुशी हो गई, उन्होंने खुदकुशी कर ली और जब सुसाइड नोट में इन तीनों के नाम दर्ज कराए, तब जो जांच की तब के अधिकारी ने, तब उन्होंने जब पूछताछ की, आज बताया, तब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं। ये पता चला कि ये बात सही नहीं है या फिर जिस तरह के आरोप हैं तो ये समरी कर दी गई। लेकिन अब जब फिर से मामला खुला और जांच शुरू हुई है, तब रिमांड कॉपी में ये कहा गया है कि चूंकि डेबिट नोट दिया गया था तो किस आधार पर दिया गया था, और ये लोग चूंकि पैसे उनके दे नहीं रहे थे तो बाकी जो इनके वेंडर थे, खास करके अदमय के, वो पैसों का तगादा कर रहे थे जिनसे कि इनको परेशानी हो रही थी। तो क्या इन तीनों ने मिलकर कहीं न कहीं, जो तीनों आरोपी की बात कर रहा हूं मैं, अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख, नितेश सारडा, इन्होंने मिलकर कहीं आपस में एक षड्यंत्र तो नहीं रचा था कि हम मिलकर हम पैसे नहीं दें, एक है तो इसकी जांच करनी, यानी कि सभी के अब टेलीफोन और CDR खंगाले जाएंगे, बैंक अकाउंट सभी के देखे जाएंगे, पैसों का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो देखा जाएगा। अनमय का एक लैपटॉप है वो लिया गया था, उसमें लगभग 2 लाख के करीब फाइलें मिली हैं जिनका कि FSL में भेजा गया था, उसकी पूरी खंगालने की कोशिश की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। बाकी जो वेंडर्स हैं, बाकी जो गवाह हैं, उनके बयान वगैरह होंगे, और पूरे मामले में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है पुलिस की तरफ से रखा गया, यही जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या तीनों ने मिलकर एक साजिश के तहत तो ऐसा कुछ नहीं बनाया था और तीनों ने मिलकर आपस में संपर्क में थे तो इनका पैसा नहीं चुका है, थी या नहीं, मानसिक परेशानी ये इस चीज की जांच करना चाहते हैं। इन्होंने खुदकुशी कर ली। इसी लाइन पर एक तरह से आगे जांच होनी शुरू है, और साथ ही ये भी है कि इन्होंने कहा है कि हमने अलग वेंडरों से हमें काम कराना पड़ा क्योंकि इनका काम बराबर नहीं था या काम नहीं हुआ था, तो उन वेंडरों से भी पूछताछ की जाएगी, क्या वजह रही उन्हें देने की, उनसे काम करवाया गया नहीं करवाया गया। ये पूरा लाइन ऑफ एक्शन जो है पुलिस का है जिसके लिए वो चाहते हैं कि पुलिस हिरासत मिले अर्नब गोस्वामी की। जी, सुनील जी ने बहुत ही विस्तार से समझाया है कि पूरा प्रकरण क्या है और क्या लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगी पुलिस की। अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? एक तो हो गई इसकी लीगल एस्पेक्ट, क्रिमिनल एस्पेक्ट जिसकी जांच हो रही है, जिसके बारे में सुनील जी ने बताया है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में जो बात हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? 2018 में केस दर्ज हुआ था जब बीजेपी की सरकार थी। अगर उनको लगता था उस वक्त में कि प्रथम दृष्टया कोई भी मामला नहीं था तो उस वक्त की सरकार ने यह मामला दर्ज क्यों किया? दूसरी बात यह कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ किसी एक पत्रकार का नहीं हो सकता है। हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो लड़ाई है या अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है, वो हम समाज के बिहाफ में या समाज की वजह से लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं। लेकिन समाज में एक तरफ अगर एक व्यक्ति है जो बहुत रसूखदार है, जिसके पीछे पूरी कैबिनेट खड़ी हो सकती है, जिसके पीछे बहुत सारे लोग, राजनीतिक लोग खड़े हो सकते हैं, और दूसरी तरफ एक महिला है और उसकी बेटी है जिसने अपने पति को खोया है, जिसने अपनी सास को खोया है, और वो दोनों आकर अगर अपील करते हैं तो क्या उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या ऐसा पहले नहीं हुआ है कि हमने दूसरे लोगों की बातें, जो कमजोर हैं, उनकी बातें पहले नहीं सुनी है? क्या सरकारों का काम नहीं है कि वो कमजोर की बात सुने? इस केस में जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला दर्ज कर रहे हैं या कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है, तो उन्हें 2 चीजों को अलग करना होगा संकेत। वो एक तो ये कि ये आपराधिक मामला है। आपराधिक मामले में ये हो सकता है कि हम ये कहें कि अर्नब के साथ पेशेवर अपराधी जैसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई अगर पेशेवर असत्य बोलने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए बहुत सारे लोग क्यों खड़े हुए हैं। एक दूसरी बात और ये है कि जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं उनको दरअसल संकेत हमें बताना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आता है 2010 में हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, हम 120 के नंबर पे थे अगर 180 मुल्कों में जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस की मामला है। आज हम 142 पर है 180 में। तो ये जो 10 साल में हम 22 पॉइंट और नीचे चले गए हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल, भूटान और श्रीलंका, वहां पर आजादी ज्यादा है पत्रकारों को। तो कोई एक एडिटर की गिरफ्तारी से अकेले हमारा मामला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं जुड़ा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश में पूछिए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप साउथ में जाइए, आप महाराष्ट्र में खुद में आइए, तो क्या ये तमाम मामले सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जुड़े होंगे? हमें ये बताइए कि किसके काल में, पिछले 10 साल में किसका शासनकाल था, या पिछले 8 साल में, 10 साल में, जो हम लगातार नीचे खिसकते चले जा रहे हैं। 2018 में कितने लोग मारे गए हैं,
क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि पत्रकार कितने मारे गए? और पत्रकार जो फ्रंट लाइन पत्रकार हैं, उनके वो सबसे ज्यादा झेलते हैं सरकार की जो लाठी हो वो, या सरकार की बर्बरता हो वो। जो एडिटर्स होते हैं संकेत, वो तो एक तरीके से सचमुच में, अगर गोविंदाचार्य की भाषा में बोले तो वो मुखौटा होते हैं। उन तक पहुंचते पहुंचते और उनके लिए लड़ने वाले बहुत होते हैं। लेकिन जो फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट है, उसमें आप याद करिए 2018 में तकरीबन 9 जर्नलिस्ट मारे गए थे, और 2020 में अभी कोई नहीं मारा गया। उसकी एक बड़ी वजह ये कि लॉकडाउन था, लेकिन पत्रकार मारे जा रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो सकता है, जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए होना चाहिए, और इसका चुनिंदा इस्तेमाल ट्विटर के लिए नहीं हो सकता है। और आज जब हम बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक जर्नलिस्ट जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो शायद हमारे लिए इतनी सहृदयता नहीं रखते जितनी हम आज उनके लिए रख रहे हैं। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ये वक्त का तकाजा भी है। लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब सबको सभी तरीके से बोलने की आजादी मिले, चाहे वो अर्णव गोस्वामी को हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा को हो, चाहे वो संकेत को हो। और उसके लिए अगर सरकार किसी तरीके के दमन का काम करती है तो उसमें रोक होनी चाहिए, उसके खिलाफ हम आवाज के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार हुई है। मुंबई पुलिस ने आज सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने बुधवार की सुबह रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई पुलिस ने बताया कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस सुबह अर्णब के घर पहुंच गई। यहां पुलिस ने उनको हिरासत में लेने की कोशिश की। यहां अर्णब के साथ जोर जबरदस्ती किए जाने की भी खबर है। वहीं आपको बता दें, फेक टीआरपी मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज तड़के 6:30 बजे मुंबई पुलिस की एक टीम अर्णब गोस्वामी के घर पहुंची और उन्हें वहां से अपने साथ ले गई। अर्णब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस पर उनके साथ हाथापाई करने का आरोप भी लगाया है। अर्णब गोस्वामी के घर पर मुंबई पुलिस के पहुंचने और उन्हें वहां से ले जाने की पूरी वारदात सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में अर्णब गोस्वामी एक सोफे पर बैठ पुलिस वालों से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले थोड़ी देर उनसे बात करते हैं, फिर 2 लोग जबरन अर्णब का हाथ पकड़कर सोफे से उठा देते हैं उन्हें। अर्णब बहस करते हुए दूसरे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। काफी जद्दोजहद के बाद अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस अपने साथ वैन में ले गई। तो वहीं अर्णब ने मुंबई पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें परिवार से बात करने से रोका गया, दवा देने से भी रोका गया। जी हां, गोदी मीडिया के सबसे नामचीन पत्रकार, सबसे नामचीन चाटुकार अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने सुबह गिरफ्तार कर लिया है। They are physically assaulted, ma'am. So, they are physically assaulted me. Ma'am, please cooperate. Ma'am, I will cooperate, but first it is a live feed. You are live. You are live. You are live. Ma'am, please. You are live. You are live. I need to make sure. You are live. You are live. I need to make sure. Sir, this is white collar. आप क्यों ऐसे? You will have to know. You came at 7. People will have to get ready. Standing outside your residence. You will have to, because you come. You have to get ready. You have physically assaulted me. I should cooperate. No, you have to cooperate. Assaulted me. Yeah. And I need to make arrangements with my family. So please wait outside. No. You have not. Time by time. No, don't physically assault me. Just call the